नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम उन 10 प्रश्नों को फटाफट से हल करेंगे और उनके बारे में जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे, ताकि आप इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं आपके उनको आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 4 विलयनों ए बी सी डी का पीएच क्रमशः 2.4, 4.5, 5.4, 3.7 है, तो इनमें से सबसे कम अम्लीय प्रभाव रखता है। कौन सा सबसे कम अम्लीय है ये जानना है हमें। 4 विलयन है क्रमशः, देखिए कैसे। पीएच ध्यान रखना, 7 जो होता है वो उदासीन होता है। 7 से जैसे ज़्यादा बढ़ेगा वो होता जाएगा क्षारीय, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वो अम्लीय। तो यानी नीचे से ऊपर जाने पर ध्यान रखना, हमेशा अम्लीयता घटती जाती है और क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ऊपर से नीचे क्षारीयता घटती जा रही है, अम्लीयता बढ़ती जा रही है। तो इसमें देखो कौन कौन से हैं। सबसे कम 2.4 है ये वाला, उससे ज़्यादा 3.7, फिर 4.5 और फिर 5.4। तो देखो अब यहाँ से अम्लीयता इधर बढ़ती जा रही है, अम्लीय बढ़ता जा रहा है। तो ज़्यादा अम्लीयता नीचे है यानी ऊपर कम अम्लीय होगा। तो सबसे कम अम्लीय कौन सा है, देखिए 5.4, यानी ये वाला ए बी सी। तो क्रमशः सी वाला जो है वो सबसे कम अम्लीय होगा। तो आंसर ध्यान रखना, पीएच 7 जो होता है उदासीन और ऊपर जाने पर क्षारीय, नीचे जाने पर अम्लीय होता जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। विद्युत का सुचालक नहीं यानी विद्युत जिसमें बह नहीं सकती है, वो देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर ये 2 अधातु हैं और ये धातु हैं। दोनों धातु तांबा और सोना, दोनों में विद्युत बह सकती है आसानी से, दोनों में जाती है। अब हमें इनमें से डिसाइड करना है। देखिए ग्रेफाइट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है एक, इसलिए विद्युत बह सकती है। लेकिन हीरे में 4 बंध जो कार्बन के होते हैं, चारों के चारों जुड़े होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन कोई फ्री नहीं होता इसमें, इसलिए हीरा जो होता है वो कुचालक होता है। इसलिए आंसर होगा हीरा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है और कठोरतम है, साथ ही सबसे कठोर वस्तुओं को काटने का काम भी हीरा ही करेगा। चाहे वो कांच को काटना हो, चाहे खुद हीरे को ही क्यों ना काटना हो, हीरे से हीरा कट सकता है। हीरा कार्बन का शुद्ध अपर रूप है, ये दोनों ही अपर रूप हैं कार्बन के, हीरा ग्रेफाइट। हीरा आभूषणों में इनमें काम में लिया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल, सीसा पेंसिल बनाने में, सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा स्नेहक यानी जो लुब्रिकेंट्स, एक तरह से बॉल बेयरिंग में वगैरह में जो काम करते हैं, चिकनाई उत्पन्न करने के मशीनों में चिकनाई के लिए, तो स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है ये ग्रेफाइट। और हीरे की जो संरचना होती है वो होती है समचतुष्क फलकीय। और ग्रेफाइट जो होता है ये परतदार होता है, परतें होती हैं इसमें, और परतें होने के कारण ही ये एक दूसरे के ऊपर चल सकता है, इसीलिए इसका स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा जीव कूटपाद सूडोपोडियम की मदद से कार्य करता है। और इसमें कार्य में ये ध्यान रखना, गमन यानी चलने का काम। कौन सा जीव कूटपाद की मदद से गमन करता है, चलता है। तो देखिए एक ही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो अमीबा होता है, अमीबा हमेशा कूटपादीय गमन दर्शाता है। प्रोटोजोआ संघ का है ये, प्रोटोजोआ होता है और कूटपादीय गमन दर्शाता है सूडोपोडियम, यानी इसमें इस तरह की एक संरचना होती है और ये बस सिर्फ अपने स्किन को या शरीर को ही इस तरह से बाहर निकालेगा और इन डिज़ाइनों से ही ये चलने का काम करता है। इसमें कोई स्पेशली बनावट नहीं होती है पैरों की। तो सूडोपोडियम यानी एक तरह से छद्म जो पैर है वो होते हैं अमीबा में, और बाकी में किसी में भी सूडोपोडियम या कूटपाद नहीं होते हैं। और एनाफिलीज आप जानते हैं, मादा एनाफिलीज जो होता है वो मलेरिया का वाहक होता है, प्लाज्मोडियम को ले जाने का काम करता है। शैवाल जो होते हैं वो प्रकृति में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्थिरीकरण का काम करते हैं। ऊर्जा स्थिरीकरण का काम सर्वाधिक शैवालों द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न,
कौन सी जीवाणु जनित नहीं है? नहीं है, बाकी 3 हैं लेकिन एक नहीं है। देखो सबसे पहले एड्स। एड्स किससे होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये कैसी है? वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होती है, इसलिए एड्स इसका आंसर होगा। तपेदिक टीबी ट्यूबेरोकुलोसिस से होने वाली बीमारी है। ट्यूबेरोकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरोकुलोसिस के कारण होती है, बैक्टीरिया कारण। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और ये है निमोनी, जो कि निमोनिया है, फेफड़ों को संक्रमित करता है। और डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है, जो कि जीवाणु है। तीनों जीवाणु जनित बीमारी हैं, ये एक वायरस जनित बीमारी है। तो ये हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, वीडियो भी अवेलेबल है इसका, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? इन चारों में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन है तंत्रिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। देखिए इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? पहले तो आंसर देख लो, बोमेन संपुट नहीं है। अब देखो तंत्रिकाएं इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, तंत्रिका की इस तरह की, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो कि संवेदनाओं को ले जाने और लाने का काम करती हैं। ये आपस में बहुत लंबी श्रृंखला में जुड़ी होती हैं, एडी से लेकर और पूरे शरीर में ऊपर सिर तक। तो ये सूचनाओं को क्या करती हैं? ले जाने का काम करेंगी। अब ये सूचनाएं ले जाने और लाने का काम करती हैं, और इनकी बनावट इस तरह की होती है, एक पेड़ जैसी। और पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। और इसका जो ऊपर का भाग है वो डेंड्रोन है। ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है एक्सोन। और इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। तो देखो डेंड्रोन, एक्सोन, माइलिन शीथ तीनों न्यूरॉन्स के हिस्से हैं। तो बोमेन संपुट इसका हिस्सा नहीं है। बोमेन संपुट कहाँ होता है? बोमेन संपुट वृक्क होता है, और वृक्क के अंदर होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना इस तरह की होती है, इस तरह की संरचना होती है। और ये जो ऐसा प्याले नुमा संरचना होती है, ये होता है बोमेन संपुट। यहाँ से रक्त छन करके आगे जाता है और मूत्र का निर्माण होता है। तो बोमेन संपुट आंसर होगा इसका। निम्न में, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से ध्वनि की सर्वाधिक गति किस में होती है? ध्वनि सर्वाधिक तेज किस पदार्थ में या किस माध्यम में चल पाती है? देखिए आंसर है इसका इस्पात। इस्पात में सर्वाधिक गति होती है। और ये भी ध्यान रखना कि इनमें जो गति का क्रम है वो सर्वाधिक ऐसे होता है, ठोस में सबसे तेज चलती है ध्वनि, उसके बाद द्रव में चलती है, उसके बाद गैस में चलती है, और फिर निर्वात में बिल्कुल नहीं चलती है। बस निर्वात में बिल्कुल भी नहीं चलेगी ध्वनि। तो ठोसों में सर्वाधिक तेज गति से चलती है। यदि आप किसी पटरी के सारे कान लगाकर सुनोगे तो 2-4 किलोमीटर दूर की ट्रेन आराम से आपको पता लग जाएगा, उस पर आवाज़ आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ठोसों में सर्वाधिक, द्रव में उससे धीरे, और गैसों में उससे कम, और निर्वात में सबसे कम गति से चलती है ध्वनि। तो इस्पात इसका आंसर होगा। 6400 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, त्वरण मापने की इकाई कौन सी है? त्वरण, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ए से बोलेंगे। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण होता है। अब देखो वेग है, और वेग में परिवर्तन समय के साथ होगा। वेग, तो वेग को देखो क्या कहेंगे? वेग जो होता है दूरी बटा समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी या विस्थापन होता है। मेनली विस्थापन ही कहते हैं इसको, वेग को, विस्थापन बटा समय, ये तो होता है वेग। और नीचे और समय लगा हुआ है, तो समय ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? विस्थापन बटा समय स्क्वायर, यानी विस्थापन बटा समय स्क्वायर इस त्वरण की वैल्यू हो जाएगी। और विस्थापन बटा समय स्क्वायर क्या कहें? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है मीटर में, और समय क्या होता है? सेकंड में।
सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की वैल्यू होगी या इसकी इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होती है और वेग होता है विस्थापन में समय का भाग लगा दो आप, यानी एकांक समय में जो विस्थापन होगा वो वेग होगा। मान लो कोई वस्तु 20 मीटर 2 सेकंड में विस्थापित होती है, हटती है, तो 1 सेकंड में उसकी विस्थापन की जो दर है वो होगी 10 मीटर, तो उसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो प्रकाश की किरण के मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये देखो, ये पानी है और यहाँ से कोई प्रकाश आया, ये प्रकाश यहाँ से चलता है और हवा से प्रकाश आया और पानी के अंदर एंटर करता है, मुड़ जाता है, यानी ये ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये नीचे मुड़ गया। अब प्रकाश की किरण के नीचे मुड़ जाना यानी एक किसी भी दिशा में मुड़ जाना, चाहे वो अपने पथ से अंदर की तरफ झुक जाना या पथ से दूर हट जाना, तो ये जो मुड़ना होता है ये होता है अपवर्तन। तो इसका आंसर होगा अपवर्तन। प्रकाश की किरण का माध्यम में गुजरते समय मुड़ जाना, पथ से विचलित हो जाना, ये अपवर्तन होता है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी किरण प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जब जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। प्रकीर्णन बिखरना होता है। आकाश का जो रंग नीला दिखाई दे रहा है वो प्रकीर्णन के कारण है। अपवर्तन के कारण घटनाएं हो रही हैं, तारों का चमकना। परावर्तन के कारण वस्तुओं का दिखना, वस्तुएं जो दिखती हैं हमें, ये परावर्तन के कारण ही संभव है। और विवर्तन के कारण प्रकाश, विवर्तन वो घटना है जिसमें प्रकाश किसी सतह किनारे से टकराकर मुड़ जाए, तो प्रकाश का किसी किनारे से टकराकर मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है वो युक्ति है जनरेटर। देखो ध्यान से समझना कैसे चेंज होती है। कोई भी यांत्रिक ऊर्जा मीन्स एक तरह से जनरेटर क्या करता है, घूम रहा होता है, और उसका जो घूमने का जो क्रम है वो एक यांत्रिक ऊर्जा है। और यांत्रिक ऊर्जा अब हमें किस रूप में मिलती है, वो दे क्या रहा है, हमें विद्युत दे रहा है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है वो यांत्रिक ऊर्जा को। इधर देखो, विद्युत मोटर क्या है, मोटर आप पानी चढ़ाते हो, पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है हमें, तो क्या करेंगे, हम विद्युत स्विच चालू करेंगे, विद्युत देंगे उसे, जैसे ही बिजली देंगे उसको, विद्युत देते ही वो क्या करेगी, फिर घूमेगी और पानी को ऊपर लेकर के चली जाएगी। तो विद्युत को किस में बदलती है, वो यांत्रिक काम कर रही है, फिर यांत्रिक काम कर रही है वो, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। हीटर जो होता है, हीटर क्या है, हीटर आप चलाते हो तो उसको पहले क्या देते हो, विद्युत देते हो, और विद्युत देने के बाद में वो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है और प्रकाश भी पैदा करता है। तो दो चीज़ें हो रही हैं इसमें, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी बदल रहा है ये, और इसके अलावा ऊष्मा में भी परिवर्तित कर रहा है हीटर। और गीजर क्या है, गीजर भी विद्युत देते हो और विद्युत देने के बाद में ये ताप या ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो ऊष्मा ऊर्जा में ही परिवर्तन कर रहा है इसको गीजर। तो इनका ध्यान रखें, यानी ये देख लें आप, किसी भी चीज़ को चेंज करने का मतलब ये है कि आप क्या उसे दे रहे हैं पहले, और फिर हमें वापस आउटपुट में क्या दे रहा है, इनपुट क्या दे रहे हैं उसको, आउटपुट क्या दे रहा है, तो चेंज करने का आसान तरीका होता है। नेक्स्ट देखिए, पौधे के किस भाग से जल व खनिज लवणों का परिवहन होता है? पौधे का कौन सा भाग है जो जल और खनिज लवणों को ले जाने का काम करता है? हम उसमें जान भी चुके हैं, जो क्लास थी हमारी उसमें, फिर भी देखिए, जो पौधा होता है, इस पौधे में यदि इस तने को मैं काटूं और इस तरह से यदि हम देखें इस तने को, तो इस तने के अंदर इस तरह बीच में होता है जाइलम, और जाइलम से याद रखना है जल को ले जाने का काम ये वाला भाग करता है। यानी ये तना है, इस तने के बीच में होगा जाइलम, और जाइलम जल को लेकर जाएगा, तो जल के साथ में और क्या जाएगा, खनिज लवण भी साथ ही चले जाएंगे उसके। और ये फ्लोएम जो होता है, ये फ्लोएम क्या ले जाने का काम करता है, खाद्य पदार्थों को। पत्तियां जो खाद्य पदार्थ निर्मित करेंगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, उनको लेकर के पौधे के सभी भागों तक पहुंचने का काम करता है फ्लोएम।
तो जाइलम जल को और खनिज लवणों को ले जाता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाने का काम करता है। तो ये हमारे 10 प्रश्न थे, बहुत जल्दी से हमने इन्हें सोल्व करके देखा, उनसे जुड़े हुए तथ्य भी जाने। आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।